नवंबर 2020 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपनी तरह के पहले अंगदान स्मारक का वर्चुअली उद्घाटन यहां पर किया, जयपुर में किया। अंगदाता स्मारक जयपुर 27 नवंबर 2020 को जयपुर में 11वें राष्ट्रीय अंगदान दिवस समारोह के अवसर पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया। इसकी मुख्य विशेषताएं: अंगदाता स्मारक मोहन फाउंडेशन, जयपुर नागरिक मंच और जयपुर नगर निगम द्वारा एसएमएस अस्पताल के पास बनाया गया है। स्मारक जयपुर के प्रसिद्ध जंतर मंतर से प्रेरित है और इसे समीर वीटन द्वारा डिजाइन किया गया था। राज्य में पहला अंगदान अलवर जिले के 6 वर्षीय मोहित द्वारा 2015 में किया गया था। तब से 38 परिवार अपने परिजनों के अंगों को दान करने के लिए आगे आए हैं, जिन्हें मस्तिष्क मृत घोषित किया गया है। भारत का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल जयपुर में स्थित है। अंगदान का स्मारक अंगदान के लिए एक खामोशी, अनेक मुस्कान, आओ केराइन अंगदान के विषय पर लोगों को प्रोत्साहित करता रहेगा। भारत में मान्यता प्राप्त ऑनलाइन पोर्टल: अपने अंगों को दान करने के इच्छुक लोग 3 सरकारी मान्यता प्राप्त ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से अपने अंगों को दान कर सकते हैं। आदि राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन NOTTO, क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ROTTO, अंग पुनर्प्राप्ति बैंकिंग संगठन ORBO। राजेंद्र कुमार भंडारी, जो हाल ही में चर्चा में थे, किस पुरस्कार के विजेता हैं? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी और डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चयन किया गया। उन्हें आपदा प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए चुना गया। पुरस्कार के रूप में संस्था को 51 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया गया और व्यक्ति को 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया गया। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस के मध्य हवाई सैन्य अभ्यास का आयोजन जनवरी 2021 में किस स्थान पर हुआ था? जोधपुर में हुआ। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष सेना ने एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट 921 का आयोजन किया। यह वायुसेना स्टेशन जोधपुर में 20 से 24 जनवरी 2021 तक आयोजित किया गया था। यह अभ्यास अद्वितीय क्योंकि इसमें दोनों पक्षों द्वारा राफेल विमानों की क्षेत्र रक्षण शामिल है। अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय वायुसेना के विमानों में शामिल है मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, राफेल IL-78 उड़ान ईंधन भरने वाला विमान, AWACS और AEW&C विमान। भारतीय वायुसेना अभ्यास: फ्रांस के साथ गरुड़ और पिच ब्लैक, USA के साथ कोप इंडिया, रेड फ्लैग पिच ब्लैक, ब्रिटेन के साथ इंद्रधनुष, इजराइल के साथ नीला झंडा। किस संस्थान ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया? नीति आयोग ने। जनवरी 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी इंडियन इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण में कर्नाटक शीर्ष पर है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स हर साल नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा जारी किया जाता है। सूचकांक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नवाचार पर्यावरण के निरंतर मूल्यांकन के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने का प्रयास करता है। नवोन्मेष इनपुट को 5 अनेबलर मापदंडों के माध्यम से और आउटपुट को 2 प्रदर्शन मापदंडों के माध्यम से मापा गया था। मानव पूंजी निवेश, ज्ञान कार्यकर्ता, व्यावसायिक पर्यावरण सुरक्षा और कानूनी पर्यावरण को सक्षम मानकों के रूप में पहचाना गया। ज्ञान और ज्ञान प्रसार को प्रदर्शन मापदंडों के रूप में चुना गया था। कर्नाटक के उच्च प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह ने भी राज्य की नवाचार क्षमताओं को बढ़ाया है। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य श्रेणी के तहत हिमाचल प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा। जनवरी 2021 में संपन्न WHO की कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता किस देश ने की? भारत ने की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 18 जनवरी 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की डिजिटल रूप से अध्यक्षता की। विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड का यह मंच सदस्य राज्यों को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में स्वास्थ्य के उद्देश्यों के लिए प्रयास जारी रखने के लिए निर्देश और एजेंडा निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 को विज्ञान के वर्ष के रूप में वर्णित किया गया है। वर्ष 2021 वैश्विक एकजुटता और अस्तित्व का वर्ष होगा और यह कार्रवाई के दशक का अग्रदूत होगा।
1 जनवरी 2021 को किस संस्था ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया? DRDO ने। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने दिवस 1 जनवरी को मनाया है। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ाने के लिए DRDO की स्थापना 1958 में केवल 10 प्रयोगशालाओं के साथ की गई थी। वर्तमान DRDO अध्यक्ष समीर कामत 25 अगस्त 2022 को नियुक्त हुए। DRDO रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत काम करता है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, स्थापना 1969, भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन और अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए जानी जाती है। SBI भारतीय स्टेट बैंक, स्थापित 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में, 1955 में SBI बन गया। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक घरेलू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करता है। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, स्थापना 2000 में, भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी पूरे भारत में दूरसंचार सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। IUC का पूर्ण रूप क्या है जो हाल ही में चर्चा में था? इंटरकनेक्ट उपयोग शुल्क। IUC का पूर्ण रूप इंटरकनेक्ट उपयोग शुल्क है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अनुसार 1 जनवरी 2021 से इंटरकनेक्ट उपयोग शुल्क शून्य कर दिया गया है। IUC एक टेलीकॉम कंपनी द्वारा अपने नेटवर्क से विभिन्न सेवा प्रदाताओं को की गई प्रत्येक कॉल के लिए भुगतान किया जाने वाला शुल्क है। इस कदम से पहले टेलीकॉम कंपनी IUC के तौर पर 6 पैसे प्रति मिनट का भुगतान करती रही है। वर्तमान केंद्रीय बजट में घोषित मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? वस्त्र कपड़ा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पहली बार 2021-22 के केंद्रीय बजट में मित्र योजना की घोषणा की गई थी। मित्र का मतलब मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क। इस योजना का लक्ष्य कपड़ा उद्योग में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा स्थापित करना है। लक्ष्य 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित करना है, जिससे अत्याधुनिक तकनीक और बुनियादी ढांचे से परिपूर्ण विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा उद्योग तैयार हो सके। इन टेक्सटाइल पार्कों में एकीकृत सुविधाएं होंगी और इन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और उद्योग के बीच साझेदारी के आधार पर स्थापित किया जाएगा। इनमें डिजाइन, विकास, परीक्षण, अनुसंधान एवं विकास और भंडारण की सुविधाएं भी शामिल होगी। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हैं? गिरीश सी मुर्मू। फरवरी 2023 तक भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। 2020 से राजीव महर्षि 2017 से 2020 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। शशिकांत शर्मा 2013 से 2017 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। वी नरहरि राव 1950 से 1954 तक भारत के पहले CAG थे। CAG भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख और सार्वजनिक पर्स के मुख्य संरक्षक हैं। यह वह संस्था है जिसके माध्यम से सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों, वे सभी जो सार्वजनिक धन खर्च करते हैं, की संसद और राज्य विधानमंडलों के प्रति और उनके माध्यम से लोगों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। 1949 के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की स्थापना का प्रावधान है। राफेल फाइटर जेट जिसने 26 जनवरी 2021 की गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया, वह किस देश से भारत ने खरीदा है? फ्रांस से। राफेल फाइटर जेट जिसने 26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया, राफेल की निर्माता फ्रांस की प्रमुख एरोस्पेस कंपनी डसाल्ट एविएशन है। भारत द्वारा फ्रांस से खरीदे गए राफेल लड़ाकू विमान लगभग 60.87 बिलियन की लागत पर 36 जेट के लिए सितंबर 2016 में हस्ताक्षरित सौदे का हिस्सा है। पहला बैच जुलाई 2020 में भारत आया। ये मल्टी रोल जेट AESA रडार सहित
उन्नत तकनीक से लैस है और विभिन्न प्रकार के हथियार ले जा सकते हैं। यह अधिग्रहण भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिससे भारत की वायु रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति को काफ़ी बढ़ावा मिलता है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां संस्करण 16 से 24 जनवरी 2021 को कहाँ पर आयोजित हुआ? गोवा में। यह महोत्सव 16 से 24 जनवरी 2021 तक गोवा में आयोजित किया गया था। कंट्री इन फोकस एक विशेष खंड है जो देश की सिनेमाई उत्कृष्टता और योगदान को पहचानता है। जनवरी 2021 में गोवा में आयोजित 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश फोकस वाला देश था। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFF ने कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की घोषणा की है, जिन्हें ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किया जाएगा। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के टीके कोवैक्सीन तथा कोविशील्ड को इस तापमान पर रखा जाना चाहिए, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड का निर्माण किया है। कोविशील्ड को विश्व स्तर पर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका या वैक्सजेवेरिया के रूप में भी जाना जाता है। अमेरिका की फाइजर बायोएनटेक या मॉडर्ना टीके को -70 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित करने की आवश्यकता है, जबकि भारतीय टीकों को केवल 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जा सकता है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही कोविड से बचाव में कारगर है। 12 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग कोविड-19 के लिए टीका लगवाने के पात्र हैं। रूस के स्पुतनिक V और मॉडर्ना टीका कोविड-19 के लिए RNA टीका है। यह शरीर की प्रतिरक्षा को सक्रिय करने के लिए वायरस के आनुवंशिक कोड का भाग शरीर में डाल देता है। नेपा उद्योग किसके लिए प्रख्यात है? अखबारी कागज उद्योग के लिए। नेपा नगर अखबारी कागज उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर मध्य प्रदेश राज्य में बुरहानपुर जिले में स्थित एक औद्योगिक बस्ती है। नेपा मिल्स लिमिटेड, जिसे पहले नेशनल न्यूज़ प्रिंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, यह मूल रूप से 1947 में एक निजी उद्यमी द्वारा मंगाई गई थी और मैनेजमेंट ने 1949 में मध्य प्रदेश सरकार को सौंप दिया और 1959 में केंद्र सरकार की कंपनी बन गई। यह देश में पहली स्वदेशी अखबारी कागज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। नेपा शब्द को नेशनल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी से लिया गया है। किस चट्टान में सिलिका का प्रतिशत 55 से 65% होता है? मूल आग्नेय चट्टान, मध्य सिलिक चट्टान, अधिसिलिक चट्टान, अत्यल्प सिलिक चट्टान। 55 से 65% सिलिका सामग्री वाली चट्टानों को आमतौर पर मध्यवर्ती चट्टानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के उदाहरण में एंडेसाइट और डेसाइट, ज्वालामुखीय और डायराइट और ग्रेनोडायराइट प्लूटोनिक शामिल है। इन चट्टानों की विशेषता यह है कि ये फेलिस्क चट्टानों की तुलना में अधिक गहरे लेकिन माफिक चट्टानों की तुलना में हल्की है। मूल आग्नेय चट्टानें। बुनियादी आग्नेय चट्टानों में सिलिका ऑक्साइड की मात्रा 45 से 52% होती है, जो उन्हें उनके अम्लीय और मध्यवर्ती समकक्षों की तुलना में कम चिपचिपा और गहरा रंग बनाती है। अधिसिलिक आग्नेय चट्टान। अम्लीय आग्नेय चट्टानों में 65% से अधिक सिलिका होती है, जिससे उच्च श्यानता वाले मैग्मा और हल्के रंग की चट्टानें बनती है। अत्यल्प सिलिक चट्टानें। अत्यल्प सिलिक या अल्ट्रामैफिक चट्टानों में सिलिका की मात्रा 45% से कम होती है, जो बहुत कम सिलिका और उच्च मैग्नीशियम और लौह सामग्री की विशेषता है। इनमें से कौन हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? गोदावरी नहीं है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र है। एक जल निकासी प्रणाली नदियों और उनकी सहायक नदियों, झीलों सहित क्षेत्र के वाटर बॉडी द्वारा बनाई गई एक प्रणाली होती है। यह भूमि की स्थलाकृति और चट्टान की कठोरता से नियंत्रित होती है। जल निकासी प्रणाली को कैचमेंट एरिया, ओरिएंटेशन टू सी, प्लेस ऑफ ओरिजिन के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। उत्पत्ति के अनुसार भारत में जल निकासी प्रणाली निम्न में वर्गीकृत है: हिमालयन, बारहमासी नदियाँ, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियाँ। प्रायद्वीपीय गैर बारहमासी नदियाँ: नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और उनकी सहायक नदियाँ। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर अभयारण्य
वाई मध्य प्रदेश में मंदसौर और नीमच जिलों की उत्तरी सीमा पर स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य है। चंबल नदी अभयारण्य से होकर गुजरती है और इसे दो भागों में विभाजित करती है। बांध के चारों ओर सूखे मिश्रित पर्णपाती वन और समतल घास के मैदान हैं। इनमें से कौन सी भारत की खरीफ फसल है? बाजरा। विभिन्न प्रकार के खाद्य और रेशे वाली फसलें, सब्जियां और फल, मसाले और छौंक आदि देश में उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें चावल, गेहूं, बाजरा, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट आदि हैं। भारत में फसल के 3 मौसम होते हैं: रबी, खरीफ और जायद। खरीफ। देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ खरीफ की फसलें उगाई जाती है और इनकी कटाई सितंबर-अक्टूबर में की जाती है। इस मौसम के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन हैं। चावल उगाने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ कोंकण तट है। हाल ही में धान भी पंजाब और हरियाणा की एक महत्वपूर्ण फसल बन गया है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में धान की 3 फसलें एक वर्ष में उगाई जाती है। ये आस, अमन और बोरो हैं। रबी। रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर तक सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से जून तक काटी जाती है। रबी की कुछ महत्वपूर्ण फसलें गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों हैं। हालांकि ये फसलें भारत के बड़े हिस्से में उगाई जाती है। उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के राज्य गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं। पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों में वर्षा की उपलब्धता इन फसलों की सफलता में मदद करती है। हालांकि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक रही है। जायद फसलें। रबी और खरीफ के मौसम के बीच गर्मियों के महीनों के दौरान एक छोटा मौसम होता है जिसे जायद के मौसम के रूप में जाना जाता है। जायद के दौरान उत्पादित कुछ फसलें तरबूज, कस्तूरी, ककड़ी, सब्जियां और चारा फसलें हैं। गन्ने को उगाने में लगभग 1 साल का समय लगता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। इससे पहले सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CPHERI कहा जाता था। यह उद्योग, सरकार और जनता द्वारा पेश की गई कई समस्याओं को हल करने के अलावा पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग में अनुसंधान और नवाचारों के लिए समर्पित है। इस शोध संस्थान का आदर्श वाक्य सतत विकास के लिए पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग में नेतृत्व है। इस संस्थान की मूल संस्था वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR है। इसकी स्थापना 8 अप्रैल 1958 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी। नीरी के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत में महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र CES बेंगलुरु में, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में, GB पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में, राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान कानपुर में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली उत्तर प्रदेश में, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान मुंबई में, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात में, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पांडिचेरी में, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र
बंगलोर में, समुद्री इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान कोलकाता में, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर हरियाणा में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पिलानी राजस्थान में। इनमें से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH-44। NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई 3,745 किलोमीटर है, जो उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है। यह राजमार्ग 11 राज्यों और लगभग 30 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है। इसे पहले NH-44 के नाम से जाना जाता था। यह 7 राष्ट्रीय राजमार्गों को पूर्ण या आंशिक NH1, NH1A, NH2, NH3, NH75, NH26, NH75 में विलय करके अस्तित्व में आया। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A है, जो कोच्चि शहर में माराडू के कुंदनूर जंक्शन को विलिंगडन द्वीप पर कोच्चि बंदरगाह से जोड़ता है। NH2 भारत में एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग था जो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से जुड़ा हुआ था। यह भारत में पुराने NH91 और पुराने NH1 के साथ ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का एक बड़ा हिस्सा है। यह सड़क भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा थी और इसे आधिकारिक तौर पर 1465 किलोमीटर से अधिक लंबाई के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। NH4 राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पश्चिमी और दक्षिण भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग से पहले एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग था। NH4 ने 10 सबसे अधिक आबादी वाले भारतीय शहरों में से 4 मुंबई, पुणे, बेंगलोर और चेन्नई को जोड़ा। NH4 की लंबाई 1235 किलोमीटर थी और महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरी। NH6 भारत में एक राष्ट्रीय राजमार्ग था जिसे नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या प्रणाली के तहत अलग से नामित किया गया है। इसे आधिकारिक तौर पर सूरत से कोलकाता तक 1949 किलोमीटर से अधिक चलने के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। इस मार्ग को एशियाई राजमार्ग 46 के रूप में भी जाना जाता था। 1:50,000 के पैमाने पर एक नक्शे पर खींचा गया 1 सेंटीमीटर भूमि पर क्या प्रदर्शित करेगा? आधा किलोमीटर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। इसकी स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी। पहली बार वर्ष 1974 में बनाया गया था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस का विषय था केवल एक पृथ्वी। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। वर्तमान में 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। दक्षिण सूडान 2011 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाला नवीनतम और 193वां सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ जब चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश अन्य देशों की सरकारों ने इसकी पुष्टि की थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए में स्थित है। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान थार रेगिस्तान में स्थित है। गर्मियों में औसत तापमान 49 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उच्च तापमान के कारण औसत वर्षा है 210 मिमी, जो जैसलमेर भारत में शुष्क जगह बनाता है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में स्थित है। जिप्सम, बेंटोनाइट और डोलोमाइट क्ले जैसे खनिज यहाँ पाए जाते हैं। रायचूर कर्नाटक में स्थित एक जिला है। रायचूर किले के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला अपने स्वर्ण संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक का गुलबर्गा जिला तुअर दाल अरहर के लिए प्रसिद्ध है। भारत में तुअर दाल के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है कर्नाटक का गुलबर्ग। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है?
राजस्थान नहीं है। नर्मदा बेसिन गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी फैला हुआ है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, जो उत्तर में विंध्य पर्वतमाला और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाला पर्वतमाला से होता है। जबलपुर मध्य प्रदेश के पास नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। नर्मदा के मुहाने पर कई द्वीप हैं। प्रमुख सहायक नदियां हिरन, ओरसांग, बरना और कोलार। सरदार सरोवर बांध बेसिन में प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम है। टोंक, नागौर, जैसलमेर। जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर 14,827 वर्ग मील है। जैसलमेर को राजस्थान का सबसे बड़ा जिला और पूरे भारत में तीसरा सबसे बड़ा जिला बनाता है। थार रेगिस्तान के विशाल विस्तार के लिए जाना जाता है, जो इसके बड़े क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नागौर का क्षेत्रफल लगभग 17,718 वर्ग किलोमीटर 6,841 वर्ग मील है। जैसलमेर की तुलना में नागौर काफ़ी छोटा है, लेकिन फिर भी एक विशाल जिला है। टोंक का क्षेत्रफल 7,194 वर्ग किलोमीटर लगभग 2,778 वर्ग मील। टोंक तीन जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, जहां जैसलमेर और नागौर के रेगिस्तानी मैदानों की तुलना में अधिक पहाड़ी और जंगली परिदृश्य हैं। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया? जॉर्ज थॉमस। राजपूताना का अर्थ राजपूतों की भूमि है। मुख्यतः राजस्थान के क्षेत्र को राजपूताना कहा जाता था। जियोब गे थॉमस 1797 में हांसी के राजा थे। 1800 में जॉर्ज थॉमस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। मध्ययुगीन काल के दौरान राजपूताना कहलाने से पहले इस क्षेत्र को पहले गुर्जरत्रा गुजरात का प्रारंभिक रूप के नाम से जाना जाता था। कर्नल टॉड। उन्होंने 1799 में एक सैन्य अधिकारी के रूप में भारत की यात्रा की। 1818 में उन्होंने पश्चिमी राजपूताना के विभिन्न राज्यों के लिए राजनीतिक एजेंट नियुक्त किया गया। फरवरी 1823 में टॉड भारत छोड़कर इंग्लैंड चले गए। उनकी उल्लेखनीय कृति एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। मैक्स मूलर एक जर्मन भाषा विज्ञानी और प्राच्यविद थे, जिन्होंने धर्मों और भाषाओं, विशेषकर संस्कृत और भारत के धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। V.A. स्मिथ एक ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट और कला इतिहासकार थे, जो भारत के इतिहास और संस्कृति पर अपने व्यापक काम, खासकर भारतीय इतिहास और पुरातत्व पर अपने आधिकारिक लेखन के लिए जाने जाते हैं। इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा बिंदु है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। विष्णु के अवतार दत्तात्रेय के नाम पर इस शिखर का नाम गुरु शिखर या गुरु शिखर रखा गया है। शिखर पर एक गुफा है, जिसमें दत्तात्रेय को समर्पित एक मंदिर है, और पास ही में एक और मंदिर उनकी मां ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुया को समर्पित है। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान गुरु शिखर है, जो राजस्थान में है। सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर धूपगढ़ में है, जो मध्य प्रदेश में है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर अनामुदी केरल में है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अरमाकोंडा है, आंध्र प्रदेश में। नीलगिरी का डोडा बेट्टा तमिलनाडु में। पूर्वी हिमालय का भी डोडा बेट्टा अरुणाचल प्रदेश में। और नागा पहाड़ियाँ माउंट सारामती। नागा पहाड़ियों का सबसे ऊंचा स्थान माउंट सारामती नागालैंड में। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वन्यजीव संरक्षण। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार लोगों को वन्य जीवों की रक्षा के लिए उनके साहस और समर्पण के लिए दिया जाता है। 1731 में राजस्थान में जोधपुर के राजा ने अपने एक मंत्री को नया महल बनाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था करने के लिए कहा। मंत्री और मजदूर पेड़ों को काटने के लिए बिश्नोई लोगों के गांव के पास के जंगल में गए। बिश्नोई समुदाय प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए जाना जाता है। बिश्नोइयों ने उनको पेड़ काटने से रोका। एक बिश्नोई महिला अमृता देवी ने एक पेड़ को गले लगाया और राजा के योद्धाओं को पेड़ काटने से पहले खुद को काटने की चुनौती देकर असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन किया। पेड़ उनके लिए उनकी जान से कहीं ज़्यादा मायने रखता था।
राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? भरतपुर में। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैली हुई है। यह देश के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 40% है। ये मिट्टी मुख्य रूप से हिमालय से लाए गए मलबे से निकली है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ये पूर्वी तट के डेल्टा और नदी घाटियों में पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से राजस्थान के भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, दौसा और कोटा जिलों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का रंग हल्के भूरा और राख भूरे भूरे होता है। जलोढ़ मिट्टी प्रकृति में रेतीली, दोमट और चिकनी मिट्टी जैसी होती है। उनमें प्रचुर मात्रा में पोटाश पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस कम मात्रा में पाया जाता है। राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार हैं? खेतड़ी में है। राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यताओं के बाद से तांबे के लिए जाना जाता है। तांबा मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु है। सिंधु सभ्यता में तांबे से बनी बहुत सी चीज़ें मिली हैं। खेतड़ी ताम्रपूर्ण क्षेत्र कॉपर बेल्ट एक 80 किलोमीटर लंबा धातु जननिक मेटलोजेनेटिक प्रांत है जो उत्तर में सिंघाना से दक्षिण में रघुनाथगढ़ तक विस्तृत है। खेतड़ी अरावली श्रेणी की तलहटी में स्थित है जो तांबे के खनिजीकरण का समर्थन करता है। यह क्षेत्र उत्तरी दिल्ली वलित क्षेत्र का एक घटक है और यह वलित प्रोटेरोजोइक मेटासेडिमेंट्स से बना होता है जो आंतरिक शैलों के ऊपर स्थित होता है। खेतड़ी, कोलिहान, बनवास, चांदमारी, धानी, बसरी और बनिवली की ढाणी क्षेत्र, नीम का थाना राजस्थान आदि में तांबे के उल्लेखनीय भंडार हैं। धोलामाला, अकवाली, मुरादपुरा, पचेरी, झुंझुनू राजस्थान और देवतलाई में तांबे के अतिरिक्त निक्षेप भीलवाड़ा राजस्थान है। राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र हैं? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। कानूनी स्थिति के आधार पर सरकार ने इस वन क्षेत्र को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया है: आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। भारतीय वन सर्वेक्षण राज्य वन रिपोर्ट 2021 ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में आरक्षित वन के रूप में 12,176 वर्ग किलोमीटर या 37% वन हैं। राजस्थान में संरक्षित वनों के तहत 18,543 वर्ग किलोमीटर या 56.4% वन क्षेत्र हैं। जिला वन क्षेत्र वर्गीकरण 2021 के अनुसार दिए गए विकल्प हेक्टेयर में जनपदों के आरक्षित वनों का क्षेत्रफल। उदयपुर। संरक्षित वन। इन जंगलों की देखभाल सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन स्थानीय लोगों को जंगलों को गंभीर नुकसान पहुंचाए बिना ईंधन, लकड़ी इकट्ठा करने और अपने मवेशियों को चराने की अनुमति होती है। स्थानीय जनजातियों को भारत में स्थानांतरित खेती करने की अनुमति नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जंगल की आग जैसे विभिन्न कारणों से जंगल के जीवन के लिए हानिकारक है। आरक्षित वन। ये जंगल सरकार की सीधी निगरानी में होते हैं और इमारती लकड़ी इकट्ठा करने में या मवेशियों को चराने के लिए किसी भी सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। आरक्षित वन को भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 के तहत अधिसूचित किया जाता है, जिसे वर्ष 1927 में अधिनियमित किया गया था, या राज्य सरकारों के वन अधिनियमों के आरक्षण प्रावधानों के तहत अधिनियमित किया जाता है। अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन वे होते हैं जिनमें वृक्षों की कटाई और पशुओं के चरने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? जवाई बांध पाली, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, उम्मेद सागर बांध भीलवाड़ा, बजाज सागर बांध डूंगरपुर सही नहीं है। जवाई बांध पाली, जिला राजस्थान। 1957 में जवाई नदी पर बना यह बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और 788 मिलियन क्यूबिक मीटर की क्षमता के साथ ऊंचाई का काम करता है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, जिला राजस्थान। 1970 में चंबल नदी पर निर्मित इस बांध का प्राथमिक उद्देश्य 172 मेगावाट की क्षमता के साथ जल विद्युत उत्पादन है। बजाज सागर बांध बांसवाड़ा, जिला राजस्थान।
माही नदी पर 1983 में निर्मित यह बांध सिंचाई का काम करता है। इस बांध का नाम एक प्रमुख उद्योगपति और परोपकारी जमनालाल बजाज के नाम पर रखा गया है। इनमें से कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है? चोकला, पूगल, मगरा भेड़ की नस्ल है। बर्बरी बकरी की नस्ल है। भेड़ पालन पारंपरिक रूप से राजस्थान राज्य की कृषि आर्थिक प्रणाली के सबसे व्यवहार्य तत्वों में से एक रहा है। राजस्थान में भेड़ की 8 अलग-अलग नस्लों की पहचान की गई है। ये हैं जैसलमेरी, यह मुख्य रूप से जैसलमेर में पाई जाती है। नाली हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू में पाई जाती है। इससे बड़ी मात्रा में ऊन का उत्पादन होता है नाली भेड़ से। मालपुरी मालपुरा, यह जयपुर, दौसा, टोंक, करौली और सवाई माधोपुर में पाई जाती है। मगरा भेड़ प्रति वर्ष लगभग 2 किलो ऊन देती है। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और नागौर में पाई जाती है। पूगल भेड़ की नस्ल की उत्पत्ति बीकानेर के पूगल से हुई है। चोकला या शेखावटी, इसे भारत का मैरिनो भी कहा जाता है। इससे उत्तम किस्म की ऊन प्राप्त होती है। सोनारी या चनोथर, सोनारी उदयपुर और कोटा मंडल में वितरित की जाती है और आर्द्र क्षेत्रों में आम है। वे भारी वर्षा की स्थिति का सामना कर सकते हैं और दक्षिण में गुजरात राज्य में विस्तार कर सकते हैं। सोनारी या चनोथर मारवाड़ी, जोधपुर, जयपुर और अजमेर मंडल के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। युग्म बनाएं और दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। पक्षी अभयारण्य केवलादेव घाना, बाघ परियोजना रणथंभौर, काला हिरण अभयारण्य ताल छापर अभयारण्य राजस्थान के चूरू जिले में स्थित एक अभयारण्य है। काले हिरणों के लिए जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के पक्षियों का घर भी है। ताल छापर की स्थापना 1966 में हुई थी। अभयारण्य का नाम छापर गांव के नाम पर रखा गया है। इस सदी में आमतौर पर देखे जाने वाले पक्षी गौरैया, छोटे पंजे वाली चील, काली आइबिस और सारस है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। स्थापना 10 मार्च 1982 को हुई थी। 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का एक राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा है। इसका नाम ऐतिहासिक रणथंभौर किले के नाम पर रखा गया है, जो पार्क के भीतर स्थित है। शुरुआत में इसकी स्थापना 1955 में सवाई माधोपुर खेल अभयारण्य के रूप में की गई थी। इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में से एक घोषित किया गया था और 1 नवंबर 1980 को यह राष्ट्रीय उद्यान बन गया। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है? श्रीगंगानगर में। श्रीगंगानगर हरियाणा और पंजाब राज्यों की सीमाओं के समीप राजस्थान राज्य का एक सबसे उत्तरी शहर है। यह भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसका नाम बीकानेर के महाराजा श्री गंगा सिंह बहादुर के नाम पर रखा गया है। राजस्थान में अधिकतम गेहूँ उत्पादन के कारण इसे राजस्थान की खाद्य टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। निम्न सभी राजस्थान की रबी की तिलहन हैं, सिवाय मूंगफली के। तोरिया, सरसों, तारामीरा और अलसी रबी की तिलहन है। भारत में कृषि फसल जुलाई से जून में होती है। भारतीय फसल का मौसम 2 मुख्य मौसमों में वर्गीकृत किया जाता है मानसून के आधार पर, खरीफ और रबी। खरीफ का मौसम दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान और रबी फसल का मौसम अक्टूबर-मार्च सर्दियों में होता है। मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलें गर्मियों की फसल कहलाती है। खरीफ और रबी शब्द अरबी भाषा से उत्पन्न हुए हैं, जहाँ खरीफ का अर्थ शरद और रबी का अर्थ वसंत होता है। खरीफ फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी अनाज, अरहर, दालें, सोयाबीन, मूंगफली, तिलहन, कपास आदि शामिल हैं। रबी फसलों में गेहूं, जौ, चना, जई अनाज, चना दाल, अलसी, सरसों, तिलहन आदि शामिल हैं। राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? मध्य प्रदेश का। चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश का एक संयुक्त उद्यम है, जिसकी शुरुआत 1954 में चंबल नदी यमुना की मुख्य सहायक नदी पर की गई थी। परियोजना का उद्देश्य सिंचाई, बिजली उत्पादन और घाटी में मृदा के कटाव की रोकथाम और नियंत्रण के लिए
चंबल नदी का उपयोग करना है। पहले चरण में भानुपुरा तहसील मध्य प्रदेश में चौरासीगढ़ किले से लगभग 8 किलोमीटर नीचे की ओर 64 मीटर ऊंचे और 514 मीटर लंबे गांधी सागर बांध का निर्माण शामिल है। दूसरे चरण में रावत भाटा में 54 मीटर ऊंचे और 1143 मीटर लंबे राणा प्रताप पक्के बांध का निर्माण शामिल है। तीसरे चरण में 45 मीटर ऊंचे और 548 मीटर लंबे गुरुत्वाकर्षण बांध का निर्माण शामिल है, जिसे जवाहर सागर बांध या कोटा बांध के रूप में जाना जाता है, जो कोटा शहर से लगभग 29 किलोमीटर ऊपर है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों में राजस्थान के कोटा, बूंदी, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, सिरोही, उदयपुर जिले तथा मध्य प्रदेश के मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और रतलाम जिले शामिल हैं। निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है? जयपुर और जोधपुर। राजस्थान में चमड़े के शिल्प कौशल की एक समृद्ध परंपरा है और जयपुर और जोधपुर दोनों अपने चमड़े आधारित लघु उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। आइए विस्तार से जानें। जयपुर चमड़े का सामान। जयपुर कलात्मक चमड़े के सामान के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कुशल कारीगर विभिन्न प्रकार के चमड़े के उत्पादन बनाते हैं, जिनमें शामिल है जूते, पारंपरिक चमड़े के जूते जिन्हें जूती या मोजड़ी के नाम से जाना जाता है, यहाँ तैयार किए जाते हैं। पर्स, जटिल डिजाइन वाले चमड़े के पर्स जयपुर में बनाए जाते हैं। बेल्ट और बैग, चमड़े की बेल्ट और बैग भी शहर की शिल्प कौशल का हिस्सा है। कढ़ाई, काशीदा, जयपुर के कारीगर अक्सर चमड़े के सामान पर काशीदा कढ़ाई का प्रयोग करते हैं। इस कढ़ाई तकनीक में मखमल पर जटिल धागे का काम शामिल होता है, जिसका उपयोग जूतों को ढकने के लिए किया जाता है। जोधपुर चमड़ा कलात्मकता। राजस्थान का एक और प्रमुख शहर जोधपुर उच्च गुणवत्ता वाले चमड़े के उत्पाद बनाने में माहिर है। यहाँ आप पाएंगे जूते। जोधपुर पारंपरिक जूतियों और आधुनिक डिजाइनों सहित चमड़े के जूते की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करता है। सहायक उपकरण, चमड़े की बेल्ट, बैग और अन्य सहायक उपकरण विस्तार पर ध्यान देकर तैयार किए जाते हैं। ऊँट की खाल कला। जोधपुर के कारीगर ऊँट की खाल का उपयोग कई कलात्मक वस्तुएं बनाने के लिए करते हैं। ऊँट की खाल में अद्वितीय गुण होते हैं जो इसे टिकाऊ और सुंदर चमड़े की वस्तुओं को तैयार करने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। अलंकरणों का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग। जयपुर के विपरीत जहां कशीदा कढ़ाई पहले मखमल पर लागू की जाती थी, जोधपुर के कारीगर अक्सर सीधे चमड़े की सतह पर काम करते हैं। राजस्थान में मिट्टी टेराकोटा की मूर्ति बनाने का मुख्य कला केंद्र कौन सा है? मोलेला है। मोलेला राजस्थान के राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर स्थित एक छोटा गैर वर्णनात्मक गांव है। यह टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की विशिष्टता पूरे भारत में केवल यहाँ बनी टेराकोटा पट्टिकाओं में है। मोलेला का छोटा सूरज से लथपथ गांव टेराकोटा क्ले कलाकारों के एक जीवंत समुदाय का घर है। यह कला वर्षों में विकसित हुई है, लेकिन अभी भी अपने जटिल काम के लिए लोकप्रिय है। मोलेला के ग्रामीण अभी भी खाना पकाने के लिए टेराकोटा के बर्तन और घरेलू सामानों का उपयोग करते हैं। वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराती है? रीको। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड, जिसे रीको के नाम से जाना जाता है, राजस्थान राज्य सरकार की एक प्रमुख एजेंसी है। इसने राजस्थान के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1980 में RSIMDC रीको RSMDC में विभाजित हो गया। रीको राजस्थान सरकार के स्वामित्व में है और यह राज्य के भीतर औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राजस्थान सरकार का एक शीर्ष संगठन है। रीको मुख्य रूप से स्थल चयन और भूमि के अधिग्रहण, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, लघु, मध्यम और बड़े पैमाने की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता, योग्यता के आधार पर बड़ी परियोजनाओं में इक्विटी भागीदारी और परियोजनाओं के लिए तकनीकी परामर्श प्रदान करता है। यह राज्य सरकार की नीति के अनुसार पहचान और तकनीकी गठजोड़, एस्कॉर्ट सेवाओं, सरकारी मंजूरी की सुविधा और प्रोत्साहन और रियायतें देने में भी लागू हुआ है। रीको ने अब तक लगभग 85,390 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर 360 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया है। राजस्थान में रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में
42,300 से अधिक उद्योग उत्पादन में हैं। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? नोख, जैसलमेर में। राजस्थान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क नोख जैसलमेर पार्क है। यह जैसलमेर जिले में स्थित है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक 925 मेगावाट की क्षमता के साथ चालू होने की उम्मीद है। नोक सोलर पार्क भड़ला सोलर पार्क के बाद आता है, जो 2250 मेगावाट 12 की क्षमता के साथ राजस्थान का सबसे बड़ा सौर पार्क बना हुआ है। ये सौर पार्क भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में योगदान देते हैं। राजस्थान, जो अपने विशाल और विविध परिदृश्य के लिए जाना जाता है, कई प्रमुख विद्युत संयंत्रों की मेजबानी करता है जो राज्य के ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आइए उनमें से कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें। छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट। बारां जिले में स्थित इस कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट की कुल स्थापित क्षमता 2,320 मेगावाट है। इसमें कई इकाइयां शामिल हैं और यह राजस्थान की विद्युत की मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट KSTPP। कोटा में स्थित इस कोयला आधारित विद्युत संयंत्र की क्षमता 1,240 मेगावाट है। यह राज्य के सबसे पुराने और सबसे विश्वसनीय विद्युत स्टेशनों में से एक है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट SSTPP। सूरतगढ़ में स्थित इस थर्मल पावर प्लांट की कुल क्षमता 1,500 मेगावाट है। यह ईंधन स्रोत के रूप में कोयला और गैस दोनों का उपयोग करता है। गिरल लिग्नाइट पावर प्लांट। बाड़मेर जिले में स्थित इस लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापित क्षमता 250 मेगावाट है। यह पास के गिरल लिग्नाइट खदानों से खनन किए गए लिग्नाइट, एक प्रकार का कोयले का उपयोग करता है। रामगढ़ गैस थर्मल पावर प्लांट। जैसलमेर में स्थित इस गैस आधारित विद्युत संयंत्र की क्षमता 1,223 मेगावाट है। यह विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस पर निर्भर है। भड़ला सोलर पार्क। हालांकि पारंपरिक विद्युत संयंत्र नहीं, जोधपुर जिले में भड़ला सोलर पार्क उल्लेख के योग्य है। यह 2,250 मेगावाट की क्षमता के साथ भारत के सबसे बड़े सौर पार्कों में से एक है। राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कौन सी है? भामाशाह योजना। राजस्थान सरकार सुशासन, सुराज की दृष्टि के साथ लैंगिक सशक्तिकरण पर जोर देने के साथ कुशल, विश्वसनीय और पारदर्शी शासन प्रदान करने के लिए अत्यधिक प्रतिबद्ध है। इस दृष्टि से भामाशाह वित्तीय समावेशन योजना 2008 में शुरू की गई थी। वास्तव में यह राजस्थान का पहला प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT कार्यक्रम था। योजना का उद्देश्य वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण और प्रभावी सेवा वितरण है। सदन की महिला के नाम पर बैंक खाते खोले जा रहे हैं और राज्य भर में परिवारों को भामाशाह कार्ड दिया जा रहा है। जन कल्याण योजनाओं के तहत सभी नकद लाभ सीधे इन बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाएंगे। कार्ड का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं के गैर नकद लाभ हस्तांतरित करने के लिए भी किया जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? जयपुर जिले की। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के जयपुर जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शीर्ष 5 जिले हैं: जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। राजस्थान की जनसंख्या के बारे में अधिक तथ्य। राजस्थान की जनसंख्या दशक में 2001-2011 की तुलना में पिछले दशक 1991-2001 की तुलना में 21.31% बढ़ी है। वर्तमान दशक में राजस्थान राज्य का घनत्व 519 प्रति वर्ग मील है। राजस्थान भारत का लगभग 6.86 करोड़ की जनसंख्या वाला राज्य है। राजस्थान राज्य की जनसंख्या 6,85,48,437 है। राजस्थान राज्य का घनत्व 200 प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान राज्य 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला है। निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है?
तारागढ़ को नहीं किया गया। यूनेस्को द्वारा घोषित 6 किले चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, गागरोन, झालावाड़ और आमेर, जयपुर। तारागढ़ किला को यूनेस्को में घोषित नहीं किया गया है। भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें 32 सांस्कृतिक संपत्तियां, 7 प्राकृतिक संपत्तियां और एक मिश्रित स्थल शामिल है। धोलावीरा एक हड़प्पाकालीन शहर हाल ही में शामिल हुआ है। नामांकन प्रक्रिया यूनेस्को के परिचालन दिशा निर्देश 2019 के अनुसार किसी भी स्मारक स्थल को अंतिम नामांकन श्रेणी के लिए विचार करने से पहले 1 वर्ष के लिए अस्थायी सूची TL पर रखना अनिवार्य है। कानड़दे प्रबंध किसके द्वारा रचित है? पद्मनाभ के द्वारा। कानड़दे प्रबंध ग्रंथ जालोर और अलाउद्दीन खिलजी के शासक के बीच संघर्ष के बारे में जानकारी देता है। कानड़दे प्रबंध भारतीय कवि पद्मनाभ ने लिखी है। यह पुस्तक जालोर के शासक रावल कानड़दे की कहानी है। यह पश्चिमी अपभ्रंश बोली में लिखी गई है। लेखक विसनगर के राजा अखिराज के दरबारी कवि थे। इस कृति का अंग्रेजी में अनुवाद VS भटनागर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने के महीने का युग्म सही नहीं है? बाबा रामदेव जी का मेला भाद्रपद में आता है। खाटू श्याम का फाल्गुन, पुष्कर मेला कार्तिक। बाबा रामदेव जी का मेला उत्सव भाद्रपद अगस्त सितंबर में। रुणीचा धाम पोखरण जैसलमेर जिला राजस्थान में श्रद्धेय हिंदू संत बाबा रामदेव को समर्पित। खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन में। फरवरी मार्च में खाटू श्याम जी मंदिर सीकर जिला राजस्थान भगवान कृष्ण के अवतार खाटू श्याम जी को समर्पित। पुष्कर मेला कार्तिक अक्टूबर नवंबर। पुष्कर अजमेर जिला राजस्थान विश्व के सबसे बड़े ऊंट मेलों में से एक। इसे एक पवित्र हिंदू तीर्थ यात्रा भी माना जाता है। निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस से जाना जाता है? कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। इसे सपेरा डांस के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है। यह वर्ष 2010 से यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची के तहत सूचीबद्ध है। भवई पश्चिमी भारत में गुजरात राज्य में लोकप्रिय लोक नृत्य की एक शैली है। भारत की प्रथम भवई नृत्यांगना श्रीमती कृष्णा व्यास छंगानी थी, जिनका जन्म जोधपुर राजस्थान में हुआ था। घूमर राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसे भील जनजाति ने देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए किया था, जिसे बाद में अन्य राजस्थानी समुदायों ने अपनाया। यह नृत्य मुख्य महिलाएं घूंघट लगाकर और एक घुम्मेदार पोशाक, जिसे घाघरा कहते हैं, पहनकर करती हैं। निम्न सभी शैलियाँ ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती हैं, सिवाय बूंदी शैली के। जयपुर के आसपास के क्षेत्रों को प्राचीन काल में धुंधर के रूप में जाना जाता था। धुंधर का चित्रकारी विद्यालय अपने विशिष्ट लोक कला चित्रों के लिए प्रसिद्ध थी। इसमें अंबर, जयपुर, शेखावटी और उनियारा शैलियाँ शामिल थीं। मेवाड़ का चित्रकारी विद्यालय राजस्थानी चित्रकारी का प्रारंभिक और मूल रूप माना जाता है। मेवाड़ चित्रकला की सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ अपभ्रंश शैली के निशान दिखाती हैं। किशनगढ़ का चित्रकारी विद्यालय किशनगढ़ में एक स्थानीय शासक सावंत सिंह के शासन में उभरा। सावंत सिंह को बनी ठनी से इतना प्यार था कि वह उन्हें राधा के रूप में पूजने लगे। हाड़ौती का चित्रकारी विद्यालय में कोटा, बूंदी और झालावाड़ शैली शामिल थी। बाबूजी की फड़ सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। रावण हत्था का। बाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी में जोधपुर जिले के फलोदी के पास कोलूमुंड गांव में हुआ था। वह लक्ष्मण के अवतार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उन्हें ऊँटों के देवता और गायों के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। बाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी माना जाता है। बाबूजी को रायका जाति और मुस्लिम मेहर जाति द्वारा भी पूजा जाता है। उन्होंने तुर्क आक्रमणकारियों के खिलाफ संघर्ष किया था और मिर्जन खान को एक मंदिर को तोड़ने के लिए दंडित किया था। बाबूजी की फड़ राज्य का सबसे लोकप्रिय फड़ है। बाबूजी की जीवनी बाबू प्रकाश ओंशिया मूण जी ने द्वारा रचित है। उनके घोड़े का नाम केसर कालमी है। बाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या पर कोलू गांव में लगता है। बाबूजी की फड़ को रावण हत्था नामक यंत्र से गाया जाता है।
जब जानवर बीमार हो जाता है तो ग्रामीण पाबूजी के नाम पर पशु को तांती एक धागा बांधकर मन्नत मांगते हैं। राजस्थान का यह स्थान जो पहले विराटनगर से जाना जाता था, जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? विराटनगर। इससे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था। राजस्थान के उत्तरी जयपुर जिले का एक कस्बा है। चीन के आगंतुक हेन सांग के अनुसार टोंक बेराट राज्य की अधीन था। बेराट का वर्तमान स्थान प्राचीन शहर विराटनगर से मेल खाता है, जो मत्स्य साम्राज्य की राजधानी था। मध्यकाल में बेराट मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने अपने वनवास के दौरान बेराट में 1 वर्ष बिताया था। चीनी यात्री जुआनजेंग ने बेराट को बौद्ध तीर्थ यात्रा के लिए एक महान स्थान माना था। अन्य खुदाई से पता चलता है कि यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईस्वी तक मौर्य साम्राज्य और बौद्ध केंद्र का एक हिस्सा था। राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? बूंदी को। रानी जी की बावड़ी, जिसे राजस्थान की रानी की बावड़ी भी कहा जाता है, बूंदी को मुख्य रूप से बावड़ियों का शहर कहा जाता है। रानी जी बावड़ी बूंदी। बूंदी में 50 से अधिक बावड़ी है और इसे बावड़ियों का शहर कहा जाता है। रानी जी की बावड़ी, जिसे रानी की बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है, रानी नाथावती जी द्वारा 1699 में बनवाई गई एक प्रसिद्ध बावड़ी है। बूंदी के शासक राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी यह बहुमंजिला बावड़ी गजराज की उत्कृष्ट नक्काशी को प्रदर्शित करती है, जिसमें उसकी सूंड अंदर की ओर मुड़ी होती है। अपने स्तंभों पर बावड़ी से नशे में होने का आभास देते हुए यह उच्च धनुषाकार द्वार है, जो इसे एक आकर्षक रूप देता है। राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू में। ग्रीष्मकालीन महोत्सव। माउंट आबू में ग्रीष्मकालीन महोत्सव मई या जून में आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है। राजस्थान की संस्कृति, संगीत और परंपराओं को प्रदर्शित करता है। लोक नृत्य, संगीत प्रदर्शन, नक्की झील पर नाव दौड़ पर विभिन्न प्रतियोगिताएं शामिल हैं। 3 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव आतिशबाजी प्रदर्शन के साथ संपन्न होता है, जिससे आगंतुकों को राज्य के एकमात्र हिल स्टेशन की शांत सेटिंग में राजस्थान की सांस्कृतिक विविधता की झलक मिलती है। राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग वर्ष के दौरान कई मेलों और त्योहारों का आयोजन करता है। ये त्यौहार और मेले प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण हैं और राजस्थान में आयोजित होने वाले मेलों में शामिल हैं। ऊंट महोत्सव बीकानेर में जनवरी में मनाया जाता है। नागौर मेला नागौर में जनवरी-फरवरी में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को आयोजित होता है। डेजर्ट महोत्सव जैसलमेर में जनवरी-फरवरी में। बानेश्वर मेला बानेश्वर में जनवरी-फरवरी में। गणगौर महोत्सव जयपुर में मार्च-अप्रैल में। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में मार्च-अप्रैल में। हाथी महोत्सव जयपुर में मार्च-अप्रैल में। उर्स अजमेर शरीफ अजमेर चंद्र पंचाग के अनुसार। ग्रीष्मकालीन महोत्सव माउंट आबू जून। तीज महोत्सव जयपुर जुलाई-अगस्त। कजली तीज बूंदी जुलाई-अगस्त। दशहरा महोत्सव कोटा अक्टूबर। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर अक्टूबर। पुष्कर मेला अजमेर नवंबर में। राजस्थान में तिलपट्टी के लिए यह स्थान जाना जाता है। ब्यावर जाना जाता है। ब्यावर भारत के राजस्थान में अजमेर जिले का एक शहर है, जिसने अपनी पारंपरिक राजस्थानी मिठाई तिलपट्टी के लिए पाक प्रसिद्धि प्राप्त की है। हिंदी में तिल का अर्थ तिल है और पट्टी का अर्थ एक शीट या परत है, जो इस व्यंजन के प्राथमिक घटक और रूप को दर्शाती है। तिलपट्टी सर्दियों के मौसम और मकर संक्रांति जैसे त्योहारों के दौरान विशेष रूप से लोकप्रिय है। तिल का सेवन इसके गर्म गुणों और समृद्ध पोषण सामग्री के कारण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। जोधपुर यह प्याज कचौरी और मावा कचौरी के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर बीकानेरी भुजिया और रसगुल्ले के लिए जाना जाता है। बीकानेरी भुजिया मोठ और मसालों से बना एक कुरकुरा और मसालेदार नाश्ता है, जिसे इसकी क्षेत्रीय प्रामाणिकता के लिए जीआई टैग प्राप्त है। अलवर का मावा मिल्क केक के लिए प्रसिद्ध है, जो ठोस मीठे दूध और पनीर से बनी एक पारंपरिक मिठाई है। कौन से लोक देवताओं को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? पाबूजी को। पाबूजी वे भारत में राजस्थान के लोक देवता हैं। 14वीं शताब्दी में राजस्थान में रहे। उन्हें राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है। राठौड़ कुल से संबंधित है। वंश राव सिंहा से आता है। उन्हें ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है।
मारवाड़ क्षेत्र में ऊँटों को लाने का श्रेय भी दिया जाता है। भोपा एक पुजारी गायक समुदाय है जो बाबूजी की स्तुति में गाते हैं। प्रमुख 5 समर्थक या सरदार चांदोजी, सावंतजी, देमाजी, हरमलजी, रायका और सालजी सोलंकी है। पंडित जसराज मेवाती गायकी से संबंधित है। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। पंडित जसराज वह मेवाती घराने से संबंधित एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। उनका संगीत करियर 75 वर्षों तक चला, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, सम्मान और कई प्रमुख पुरस्कार और सम्मान मिले। पंडित जसराज 28 जनवरी 1930 से 17 अगस्त 2020 तक एक भारतीय शास्त्रीय गायक, मेवाती घराने संगीत शिक्षुता वंश से संबंधित। संगीत करियर 75 वर्षों तक चला, परिणाम स्वरूप उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, सम्मान और कई प्रमुख पुरस्कार सम्मान मिले। पुरस्कार और सम्मान क्या थे? पद्मश्री मिला 1975 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में, पद्म भूषण 2000 में, स्वाति संगीत पुरस्कारम 2008 में, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2010 में। जवाहरलाल कला केंद्र राजस्थान में जयपुर में स्थित है। जवाहर कला केंद्र भारत के जयपुर शहर में स्थित बहु कला केंद्र। इसका निर्माण राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थानी कला और शिल्प के संरक्षण के उद्देश्य से किया गया था। जवाहर कला केंद्र की योजना जयपुर की मूल शहर योजना से प्रेरित है, जिसमें 9 वर्ग हैं, जिनमें एक केंद्रीय वर्ग खुला है। केंद्र में 8 ब्लॉक हाउसिंग, म्यूजियम, एक एम्फी थिएटर और दूसरा बंद ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, आर्ट डिस्प्ले रूम, कैफेटेरिया, छोटा हॉस्टल और आर्ट स्टूडियो है। इसके अलावा 2 स्थायी कला दीर्घाएँ और 3 अन्य दीर्घाएँ भी हैं और हर साल अपना खुद का थिएटर फेस्टिवल आयोजित करता है। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है? मेवाड़ी बोली जाती है। मेवाड़ क्षेत्र में मुख्य रूप से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा में बोली जाती है। मेवाड़ी 2 प्रकार की पहाड़ी मेवाड़ी पहाड़ी क्षेत्र में, मैदानी मेवाड़ी मैदानों में। मेवाती अलवर, भरतपुर, धौलपुर में बोली जाती है। मेवाड़ी भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में बोली जाती है। पंजाबी हनुमानगढ़, गंगानगर में। मालवी कोटा, झालावाड़ में। ढूंढाड़ी जयपुर, टोंक, अजमेर, दौसा में। देवदावती सिरोही में। खेराड़ी जहाजपुर, भीलवाड़ा में। बागड़ी डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। दमना एक गहना है जो पहना जाता है उंगली में। दामना हाथों या उंगलियों पर पहना जाने वाला एक आभूषण है। विभिन्न प्रकार के आभूषण। कंधोरा कमर में पहना जाने वाला आभूषण है। दामना उंगलियों पर पहना जाने वाला आभूषण है। तकमा कंधे पर पहना जाता है। नेवरी एड़ी पर पहना जाता है। कलाई पर पहने जाने वाले आभूषण। चूड़ियाँ, कंधोरा, पट, फुड़ाना, मोकड़ी, कंकड़, नोगरी, चूड़ा, हाथफूल, हाथपान, गोखरू, बंगड़ी, गजरा, पाटला, पोंची, कंगन, चूड़ी, कड़ा, पुचिया। निम्न में से शिलालेख, प्रशस्ति और उनके वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? अचलेश्वर शिलालेख 1285, कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460। दिलवाड़ा शिलालेख 1230। अचलेश्वर शिलालेख 1285 ईस्वी, 1274 ईस्वी चित्तौड़ शिलालेख और 1285 ईस्वी वेद शर्मा के अचलेश्वर अबू शिलालेख के अनुसार बप्पा रावल ने राजसी चमक के लिए अपने पुरोहिती वैभव को बदल दिया। अतपुर शिलालेख गुहादत्त को महिदेव के रूप में वर्णित करता है, जिसका इतिहासकार R.V. सोमानी के अनुसार राजा या ब्राह्मण के रूप में अनुवाद किया जा सकता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 मेवाड़ राजाओं की वंशावली जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। दिलवाड़ा शिलालेख 1230 प्रशस्ति वर्ष 1287 में आबू के देलवाड़ा गांव के लूणवा शाही के मंदिर की है, जिसे पोरवाड़ जाति के शाह वस्तुपाल तेजपाल ने बनवाया था। इसकी भाषा संस्कृत है और यह गद्य में लिखा गया है। इसमें आबू के परमार शासकों तथा वास्तुपाल तेजपाल की वंशावली का वर्णन है। इसमें उल्लेख है कि सोम सिंह के समय मंत्री वास्तुपाल का छोटा भाई तेजपाल आबू पर देलवाड़ा गांव में बस गया था। उन्होंने अपनी पत्नी अनुपमा देवी के सम्मान में लूणवा शाही नामक नेमिनाथ का मंदिर बनवाया। विजय सेन सूरी ने इस मंदिर का अभिषेक किया।
निम्न युद्धों को ध्यान में रखकर उनके सही कालानुक्रम को बताइए। तराइन, खानवा, हल्दी घाटी। तराइन का दूसरा युद्ध वर्ष 1192 में मुख्य पक्ष मोहम्मद गौरी के नेतृत्व वाली गौरी सेना और पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच लड़ा गया। मोहम्मद गौरी ने युद्ध जीत लिया। यह जीत एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ क्योंकि इसमें उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई और क्षेत्र में राजपूत शक्ति का पतन हुआ। खानवा का युद्ध 1527 मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व वाले राजपूत राजाओं के एक संघ के मध्य लड़ा गया। बाबर ने युद्ध जीत लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर की ओर से राजा मानसिंह प्रथम के नेतृत्व वाले मुगल साम्राज्य और महाराणा प्रताप के नेतृत्व वाले मेवाड़ साम्राज्य के मध्य लड़ा गया। यह माना जाता है कि मुगल साम्राज्य ने युद्ध के बाद अपने रणनीतिक लाभ के कारण युद्ध जीत लिया था, बावजूद इसके कि यह कोई निर्णायक जीत नहीं थी। महाराणा प्रताप सुरक्षित रूप से पीछे हटने में कामयाब रहे, परंतु उन्होंने अपने राज्य के कुछ हिस्सों पर मुगलों का नियंत्रण खो दिया। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राणा कुंभा के द्वारा। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ टावर ऑफ फेम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में किले के भीतर स्थित एक विजय स्मारक है। स्तंभ का निर्माण मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने 1448 में करवाया। राजपूतों द्वारा प्रचलित धार्मिक बहुलवाद का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। कुल 9 तल हैं। शीर्ष तल पर जैन देवी पद्मावती की एक छवि है। राणा मोकल के पुत्र राणा कुंभा 1433 में चित्तौड़गढ़ के शासक बने। राणा कुंभा ने मांडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी के साथ 3 युद्ध लड़े: सारंगपुर का युद्ध, मांडलगढ़ का युद्ध और बनास का युद्ध। भरतपुर शहर की स्थापना की थी महाराजा सूरजमल ने। महाराजा सूरजमल भरतपुर शहर की स्थापना महाराजा सूरजमल ने की थी। महाराजा सूरजमल का दूसरा नाम सुजान सिंह था। महाराजा सूरजमल भरतपुर के एक जाट शासक थे। उनके शासन के अंतर्गत आगरा, अलीगढ़, भरतपुर, हाथरस, मथुरा, मेवात, मेरठ और रोहतक के वर्तमान जिले शामिल थे। भरतपुर राज्य उत्तरी भारत में एक रियासत थी। यह हिंदू जाटों के सिनवार गोत्र द्वारा शासित था। राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्शपाल सिंह के साथ कहां पर संधि की थी? करौली में। 9 नवंबर 1817 को करौली राज्य ने संधि पर हस्ताक्षर किए। उस समय राज्य में हरबख्शपाल सिंह का शासन था। ब्रिटिश और राजपूताना राज्यों के बीच संधियां। करौली में 9 नवंबर 1817 को हरबख्शपाल सिंह ने की। टोंक में 17 नवंबर 1817 को अमीर खान पिंडारी ने की। कोटा में 26 दिसंबर 1817 को महाराव उम्मेद सिंह प्रथम ने की। जोधपुर में 6 जनवरी 1818 को महाराजा मान सिंह ने की। उदयपुर मेवाड़ से 13 जनवरी 1818 को महाराणा भीम सिंह ने की। बूंदी में 10 फरवरी 1818 को महाराव विष्णु सिंह ने। बीकानेर में 9 मार्च 1818 को महाराजा सूरत सिंह ने। किशनगढ़ 26 मार्च 1818 को महाराजा कल्याण सिंह ने। जयपुर में 2 अप्रैल 1818 को महाराजा जगत सिंह ने। प्रतापगढ़ में 5 अक्टूबर 1818 को महारावल सामंत सिंह ने। डूंगरपुर में 11 दिसंबर 1818 को महारावल जसवंत सिंह सेकंड ने। बांसवाड़ा 25 दिसंबर 1818 को महाराजा उम्मेद सिंह ने। जैसलमेर में 12 दिसंबर 1818 को महारावल मूलराज सेकंड ने। सिरोही में 11 सितंबर 1823 को महाराजा शिव सिंह ने। राजस्थान में 1857 का संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? नसीराबाद से। राजस्थान में नसीराबाद पहला स्थान था जहां 28 मई को 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया। मेरठ के विद्रोह का समाचार एजीजी जॉर्ज लॉरेंस और उन्होंने अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजा, जिससे सैनिकों में असंतोष पैदा हुआ। जल्द ही सैनिकों के विद्रोह की खबर नसीराबाद में भी सैनिकों तक पहुंच गई। 28 मई 1857 को नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने नसीराबाद में विद्रोह कर दिया। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक भी शामिल हुए और छावनी को जलाने और पकड़ने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए। गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना की गुप्त सिंह खरवा और केसरी सिंह बारट ने।
वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारट ने की थी। केसरी सिंह बारट ने 1910 में राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए वीर भारत सभा की स्थापना की। ठाकुर केसरी सिंह बारट एक भारतीय क्रांतिकारी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और राजस्थान भारत के शिक्षाविद थे। वह बारट परिवार के मुखिया कुलपति थे, जिसके सदस्यों ने गोपाल सिंह खरवा, कुंवर प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट सहित ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। ट्रेंच कमीशन संबंधित है बेंगू किसान आंदोलन से। बेंगू किसान आंदोलन भारत में ब्रिटिश राज के दौरान राजस्थान के किसान आंदोलनों में से एक था। बेंगू चित्तौड़गढ़ जिले का एक गांव है। यह मेवाड़ सरकार द्वारा उच्च करों के खिलाफ किसानों का आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत 1921 में मैनाल से हुई थी, जब किसानों ने एकत्रित होकर निष्पक्ष और तर्कसंगत कराधान प्रणाली को लागू करने की मांग को लेकर सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने का निर्णय लिया। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। किसानों ने लक्ष्य और बेगार कर और श्रम कार्य का भुगतान नहीं करने के साथ साथ न्यायालयों और सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करने का फैसला किया। बेंगू आंदोलन की मांगों की जांच के लिए सरकार ने ट्रेंच आयोग को भेजा। आयोग के प्रमुख ट्रेंच ने छोटे करों को छोड़कर लगभग सभी करों को उचित ठहराया। बाद में 13 जुलाई 1923 को ट्रेंच ने किसानों की अहिंसक सभा पर लाठीचार्ज करने के बाद गोली चला दी। रूपाजी और कृपाजी नामक दो किसान मारे गए। उन्हें राजस्थान के इतिहास में बेगुन के शहीदों के रूप में याद किया जाता है। बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक को सौंप दिया गया था। बिजोलिया आंदोलन पूर्व मेवाड़ राज्य, वर्तमान में भारत में राजस्थान के बिजोलिया जागीर में अत्यधिक भू राजस्व वसूली के खिलाफ एक किसान आंदोलन था। अलवर किसान आंदोलन 1921 में अलवर किसान आंदोलन राज्य के एक आदेश के खिलाफ शुरू किया गया था, जिसमें जंगली सूअर को मारने पर रोक लगा दी गई थी। जागीरदारों और शासकों के लिए जंगली सूअरों का शिकार एक अनुकूल खेल था। सूअरों ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया और काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अंत में सरकार ने किसान की मांग को स्वीकार किया और किसानों को जंगली सूअरों को मारने की अनुमति दे दी। सीकर किसान आंदोलन सीहोत के ठाकुर नाम सिंह ने 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को कटराथल में श्रीमती किशोरी देवी की अध्यक्षता में शोषण का बस नामक गांव में किसान महिलाओं पर हुए अत्याचारों के विरोध में एक विशाल महिला सभा का आयोजन किया। इस बैठक को रोकने के लिए सीकल एस्टेट ने धारा 144 लागू कर दी। इसके बाद भी सभी नियम तोड़कर महिलाओं की बैठक हुई। इस सभा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। श्रीमती दुग्देवी शर्मा, श्रीमती फूलन देवी, श्रीमती रमा देवी, श्रीमती उत्तमा देवी और कई अन्य इस बैठक में प्रमुख प्रतिभागियों में शामिल थी। राजस्थान में भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए सम सभा की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने। भीलों के सामाजिक और नैतिक विकास के लिए गोविंद गिरी ने सम सभा की स्थापना की और उन्हें हिंदू धर्म की सीमाओं के भीतर रखने के लिए भगत आंदोलन का गठन किया। प्रशासन मेवाड़, विजयनगर और मालवा के भीलों के बीच सम सभा द्वारा प्रायोजित सामाजिक पुनर्जागरण को लेकर चिंतित था। गोविंद गिरी ने 1903 में मानगढ़ पहाड़ी में सम सभा का पहला सत्र आयोजित किया। इस अधिवेशन के बाद प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता था। भील समुदाय के विकास के लिए उन्होंने इस सभा की स्थापना की। 6 नवंबर 1913 के अधिवेशन के दौरान एक बड़ी घटना घटी। एक ब्रिटिश सेना ने लोगों के समूह पर गोलियां चलाई। इस आग के दौरान भील समुदाय के लगभग 1500 लोग मारे गए थे। गुजरात में मानगढ़ की पहाड़ियाँ मौजूद हैं। गोविंद गिरी ने अपना पूरा जीवन समुदाय के विकास के लिए काम किया। उन्होंने उन लोगों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई जिन्होंने समाज के अन्य वर्गों को दबाने की कोशिश की। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस इसे राजाओं की भूमि या साम्राज्य की भूमि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। देश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यह एक समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का घर है। राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था, जब राजपूताना को भारत के डोमिनियन में मिला दिया गया था। जयपुर सबसे बड़ा शहर है, जिसे राज्य की राजधानी घोषित किया गया था। राज्य के गठन के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। इनकी स्थापना के अनुसार सही कालानुक्रम। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में की गई।
पर्याप्त जनसमर्थन के अभाव में यह प्रजामंडल लगभग 5 वर्षों तक निष्क्रिय रहा। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। 1936 में मेठ जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से चिरंजी लाल मिश्र की अध्यक्षता में इसका पुनर्गठन किया गया। इस नवगठित प्रजामंडल ने 1937 में कार्य करना प्रारंभ किया। 1938 में जमनालाल बजाज इस प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। हीरालाल शास्त्री जी के प्रयासों से शेखावटी किसान सभा का विलय जयपुर प्रजामंडल में कर दिया गया। जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कपूरचंद पाटनी 1931, बांसवाड़ा प्रजामंडल के भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी 1945, किशनगढ़ प्रजामंडल के कांतिलाल चौथानी 1939, शाहपुरा प्रजामंडल के रमेश चंद्र ओझा, बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक मगाराम बेग, जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक मीठालाल व्यास, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक माणिक्य लाल वर्मा, डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक भोगीलाल पांड्या, बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कांतिलाल। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में। राजस्थान का 7 चरणों में एकीकृत किया गया था। पहला चरण 4 राज्यों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को 17 मार्च 1948 को एक संघ बनाने के लिए मिलाया गया था, जिसे मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है। इसे के मुंशी के सुझावों पर नाम दिया गया था। धौलपुर के महाराजा को इसका राज प्रमुख बनाया गया। दूसरा, राजस्थान संघ का गठन 25 मार्च 1948 को 9 रियासतों बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक को संयुक्त राजस्थान बनाने के लिए मिला दिया गया और कोटा को इसकी राजधानी बनाया गया। तीसरा, 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर राज्य को पूर्व राजस्थान के साथ जोड़ दिया गया और इसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया। उदयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया था और उदयपुर के महाराजा इसके राज प्रमुख थे। चौथा, 4 बड़े राज्यों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को बृहद राजस्थान बनाने के लिए 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में मिला दिया गया था। पाँचवा, 15 मई 1949 को बृहद राजस्थान और मत्स्य संघ का विलय पूरा हुआ और संयुक्त बृहद राजस्थान का गठन किया गया। छठे में एकमात्र छूटे हुए सिरोही राज्य को 26 जनवरी 1950 को संयुक्त बृहद संघ में मिला दिया गया था। सातवां, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम था 1956 लागू किया गया और इस अधिनियम के तहत कोटा जिले के सिरोही को मध्य भारत में स्थानांतरित कर दिया। सिरोंज को मध्य भारत में स्थानांतरित कर दिया गया और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुर तहसील के अजमेर, मेरवाड़ा, आबू तहसील और सुनेल टप्पा भाग को राजस्थान से मिला दिया गया। कू संबंधित है भील जनजाति के घर से। भीलों के घरों को कू कहा जाता है। भीलों के घरों को टापरा भी कहा जाता है। भीलों की झोपड़ियों के समूह को फला कहते हैं। भीलों के बड़े गांव पाल कहलाते हैं। भीलों का मुख्य निवास स्थान भौमत क्षेत्र उदयपुर है। भील शब्द की उत्पत्ति बील द्रविड़ भाषा का शब्द से हुई है, जिसका अर्थ कमान है। इतिहासकार कर्नल टॉड ने भीलों को वनपुत्र कहा है। जनसंख्या की दृष्टि से मीणा जनजाति के बाद दूसरे नंबर पर है। भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य था। पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जिले द्वारा अपनाया गया था, लेकिन पहली बार आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था। 1950 और 60 के दशक के दौरान राज्य सरकारों ने इस व्यवस्था को अपनाया, क्योंकि विभिन्न राज्यों में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून पारित किए गए थे। 1993 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। हालांकि यह भारतीय उपमहाद्वीप की ऐतिहासिक पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित है और पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में भी मौजूद है। इसमें कहा गया है कि यह हिस्सा नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों पर लागू नहीं होता है। पंचायती राज शहरी और उपनगरीय नगर पालिकाओं के विपरीत ग्रामीण भारत में गाँवों की स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। इसमें पंचायती राज संस्थाएं PRI शामिल है, जिनके माध्यम से गाँव की स्वशासन का एहसास होता है। उन्हें आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय को मजबूत करने और 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध उन 29 विषयों सहित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन का काम सौंपा गया है। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित संविधान का खंड है।
यह निर्धारित करता है कि 20 लाख से अधिक निवासियों वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तर हैं: ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, प्रखंड स्तर पर क्षेत्र पंचायतें और जिला स्तर पर जिला पंचायतें। मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम संबंधित है नारी सशक्तिकरण से। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय कार्यक्रम। सुधारों के बावजूद राजस्थान की शिशु मृत्यु दर IMR राष्ट्रीय औसत प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 38 बनाम राष्ट्रीय स्तर पर 33 से ऊपर बनी हुई है। बाल विवाह एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। इसमें 20% की कमी आई है, लेकिन फिर भी यह 12 सबसे खराब राज्यों में शुमार है। कथित तौर पर महामारी ने स्थिति को और खराब कर दिया है। 7 कार्यक्रम बिंदु: सुरक्षित मातृत्व, मातृ स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार, IMR में कमी, राज्य में शिशु मृत्यु दर में कमी, जनसंख्या स्थिरीकरण, परिवार नियोजन उपायों को बढ़ावा देना, बाल विवाह की रोकथाम, बाल विवाह प्रथाओं का उन्मूलन करें, विद्यालय में लड़कियों को बनाए रखना, सुनिश्चित करें कि लड़कियां कम से कम माध्यमिक शिक्षा 10वीं कक्षा पूरी करें, महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण, हिंसा से मुक्त एक सुरक्षित वातावरण बनाएं, आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों SHG के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर शहर प्रसिद्ध है। राजस्थान की राजधानी जयपुर अपने रत्न और आभूषण बाजार के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अपनी विशिष्ट गुलाबी रंग की इमारतों के कारण इसे अक्सर गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है। जयपुर का रत्न व्यापार में एक लंबा और समृद्ध इतिहास है। यह विश्व में रत्नों की कटाई और पॉलिशिंग के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। यह शहर विशेष रूप से कीमती और अर्धकीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें हीरे, नीलम, पन्ना, माणिक, गार्नेट और पुखराज आदि शामिल है। जयपुर का जौहरी बाजार सबसे प्रसिद्ध बाजारों में से एक है, जहां पारंपरिक राजस्थानी और समकालीन डिजाइन दोनों प्रकार के रत्न और आभूषणों की एक विशाल विविधता पाई जा सकती है। अजमेर शरीफ दरगाह, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और इसकी पुष्कर से निकटता, जो अपने ब्रह्मा मंदिर और वार्षिक ऊंट मेले के लिए प्रसिद्ध है। अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व, ऐतिहासिक अलवर किला, बाला किला, सिटी पैलेस, साथ ही सुरम्य सिलिसेड झील पैलेस के लिए जाना जाता है। अलवर उदयपुर में पिछोला झील, फतेह सागर झील, झीलों का शहर कहा जाता है उदयपुर को। यह सिटी पैलेस और लेक पैलेस जैसे राजसी महलों के लिए प्रसिद्ध है, जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य भव्यता का प्रतीक है। जोड़ी मिलाइए। राठी, थारपारकर और मालवी राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की प्रजातियां हैं। अनुसंधान निदेशालय चंदन जैसलमेर, नौहर हनुमानगढ़, बिचवाल बीकानेर, नवानिया वल्लभनगर, बोजुंदा चित्तौड़गढ़, कोडमदेसर बीकानेर और CVS बीकानेर में स्थित 7 पशुधन अनुसंधान स्टेशनों पर अनुसंधान गतिविधियों को नियंत्रित करता है। डग पशु प्रजनन केंद्र मालवी नस्ल का है, चंदन पशु प्रजनन केंद्र थारपारकर का है और नौहर पशु प्रजनन केंद्र राठी नस्ल का है। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? झुंझुनू में। शेखावटी ब्रिगेड मुख्यालय झुंझुनू राजस्थान में स्थित था। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना का उद्देश्य शेखावटी में शांति के नाम पर शेखावटी में पनप रहे ब्रिटिश विरोधी विद्रोह को कुचलकर शेखावटी के शासन में हस्तक्षेप करना था। 1891 में सीकर के राव राजा राम प्रताप सिंह जी और उनके भाई भैरव सिंह के बीच लोगों के बीच दरार पैदा हो गई थी, इसलिए उनकी मदद से अंग्रेज शेखावटी की परिस्थितियों को भांपकर सीकर की सत्ता में हाथ पांव फैलाने में जुट गए। ठाकुर डूंगर सिंह ने अपने कुछ साथियों से शेखावटी ब्रिगेड से विद्रोह कर दिया था।